Hello children, I am Poonam Bagga and welcome to your maths class. We are studying class 10th maths, chapter 5 arithmetic progressions. By this time I hope you must have felt that this is a very interesting chapter, isn't it? Also now you know that an AP or arithmetic progression is that list of numbers where the difference between any two consecutive terms is same every time and we call this difference as the common difference. Also, if we add this common difference to any of the terms of an AP, we can easily get the next successive term. So, if we know the first term of an AP, then by adding the common difference, we can get the second term. Again, by adding the common difference, we can get the third term. Again, by adding this common difference, we get the fourth term and so on. But what if I ask you the 100th term of an AP? Then still will you keep on adding this common difference again and again and again till you reach this 100th term? Will this be logical? You will find it cumbersome and illogical. So we need one direct formula to reach this 100th term or say to reach any general nth term of an AP. And so we need to derive this formula. Let us see. Let A1, A2, A3 be an AP whose first term A1 is small a and the common difference is small d. Then what will be the second term of this AP? Obviously the second term is denoted by this symbol A2 and we will get this by adding the common difference to the first term which is A. Then how to get the third term? थर्ड टर्म हमें मिलेगी जब हम सेकेंड टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे और सेकेंड टर्म हमारी है a प्लस डी. इसी में हम जब d ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा देखिए आप. लेट मी मेक सम स्पेस. इट विल बी इक्वल टू a प्लस 2d. देखिए d दो बार आ रहा है तो हम इसको लिख सकते हैं a प्लस 2d. इसी तरह से फोर्थ टर्म कैसे मिलेगी? जब हम थर्ड टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगी फोर्थ टर्म और थर्ड टर्म हमारी है a प्लस 2d और इसी में हम d को ऐड कर रहे हैं तो ये हमें दे रहा है a प्लस 2d प्लस d. इट विल बी 3d. Now just pay attention at these numbers. Let me change the color to focus. This is the fourth term and here we have this number 3. यहाँ देखिए ये है थर्ड टर्म और यहाँ है नंबर 2 और इसी तरह से ये है सेकेंड टर्म और यहाँ है नंबर 1. तो इन दोनों नंबर्स में क्या कनेक्शन दिख रहा है आपको? आप देखेंगे कि ये जो यहाँ पर d के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है नंबर, ये इस टर्म का जो काउंट है उससे 1 लेस है. जैसे ये फोर्थ टर्म है तो इसका काउंट है फोर्थ टर्म, तो ये है 4 माइनस 1. इसी तरह से जब आप यहाँ देख रहे हैं थर्ड टर्म, इसकी काउंटिंग है 3 और यहाँ हमें मिल रहा है 3 माइनस 1, द कोएफिशिएंट ऑफ d हियर. और यहाँ पर काउंटिंग है 2 तो ये हमें मिल रहा है 2 माइनस 1. देख रहे हैं आप? तो जो भी यहाँ पर काउंटिंग है टर्म की उससे एक लेस हमें यहाँ पर नंबर मिल रहा है d के मल्टीपल के फॉर्म में. देख रहे हैं आप? तो अगर हमें लिखनी हो फिफ्थ टर्म तो क्या हम डायरेक्टली लिख सकते हैं इस फॉर्म से? आप देखिए ये होनी चाहिए a प्लस, क्योंकि यहाँ पर एक कम होना चाहिए तो यहाँ क्या लिखेंगे हम 5 माइनस 1 और साथ में d. ये हो जाएगा a प्लस 4d. समझ रहे हैं आप? इसी तरह से सपोज आई वॉन्ट टू राइट द 25th टर्म. अब थोड़ा बड़ा नंबर लेते हैं तो 25th टर्म के लिए क्या होना चाहिए? a होना चाहिए, यहाँ पर d भी होना चाहिए, लेकिन साथ में यहाँ क्या होना चाहिए? इस काउंटिंग से 1 लेस. इसका मतलब 25 माइनस 1 होना चाहिए. इसका मतलब ये हो गया a प्लस 24d. तो इस तरह से हम 25th टर्म डायरेक्टली लिख सकते हैं. तो क्या अब हम बता सकते हैं कि 100th टर्म क्या होनी चाहिए जो हमारा की क्वेश्चन था? आप देखेंगे 100th टर्म के लिए ये होना चाहिए a प्लस 100 माइनस 1d. यहाँ पर जो काउंटिंग है उससे 1 लेस और ये हमें देगा इक्वल टू a प्लस 99d. तो अब अगर हमें किसी AP का फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस a और d पता है तो हम इजीली उसकी कोई भी नंबर ऑफ काउंटिंग का टर्म बता सकते हैं. एंड फ्रॉम हियर वी गेट वन जनरल फॉर्मूला टू फाइंड द nth term of an AP. And what is it? The nth term an of the AP with the first term a and the common difference d is given by this formula and it is a very important formula.
an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। तो यहाँ जो काउंटिंग है टर्म की उससे 1 लेस नंबर हमें यहाँ मिलेगा d के साथ मल्टीप्लाई में। समझ गए आप? तो अगर हमें पूछा है 54th टर्म तो हमारा क्या आंसर होना चाहिए? a प्लस 54 माइनस 1 इंटू डी, और ये हो जाएगा आपका a प्लस 53d। ठीक है, और डायरेक्टली लिखना सीखें। अगर हमसे पूछा है 65th टर्म तो हम डायरेक्टली कैसे लिखेंगे? a प्लस 65 से 1 लेस कर दीजिए 64d। डायरेक्टली भी लिख सकते हैं इस तरह से, और फिर a और d की वैल्यूज़ पता हो तो इजीली हम 65th टर्म लिख सकते हैं। एक और करते हैं, अगर हमसे पूछा है 17th टर्म तो आप क्या लिखेंगे? इट शुड बी इक्वल टू a प्लस वॉट? यस, इट शुड बी 16d। इसी तरह से अगर हमसे पूछा है 28th टर्म तो क्या लिखेंगे? a प्लस 27d। आई होप इट इज़ क्लियर कि यहाँ जो काउंटिंग है उससे 1 लेस लेना है हमें यहाँ पर इस एक्सप्रेशन में, और इजीली हम उस काउंटिंग वाली टर्म तक पहुँच सकते हैं। समझ में आई आपको बात? तो an इज़ इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि 4 इसमें फीचर्स हैं। क्या क्या हैं? एक तो है nth टर्म, एक है a, एक है n और एक है d। इसमें 4 वेरिएबल्स हैं। इन 4 में से कोई भी 3 आपको दिए हुए होंगे क्वेश्चन में, या सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम उनको पता करेंगे, और फिर 4th वेरिएबल हम खुद से उसको फाइंड आउट करेंगे इस इक्वेशन में रखते हुए। तो ये 4 फीचर्स हैं, इनको ध्यान रखिएगा। an, a, n और d, इन चारों में से हमें कोई भी 3 पता होंगे क्वेश्चन में, और फिर हम 4th वेरिएबल को फाइंड आउट करेंगे। इज इट ओके? Here what has been given? an is also called the general term of an AP. इसे हम nth टर्म भी कह सकते हैं या फिर जनरल टर्म भी कह सकते हैं। an मतलब nth नंबर की टर्म, nth टर्म। जैसे अगर हमारी 5th टर्म है तो हम उसको कैसे डिनोट कर रहे हैं? a5 से। 6th टर्म है तो हम कैसे डिनोट कर रहे हैं? a6 से। सबस्क्रिप्ट में आ जाता है ये नंबर। तो इसी तरह से अगर हम nth टर्म लिख रहे हैं तो कैसे डिनोट कर रहे हैं हम उसको? an से। तो यही है वो an, और इसका फॉर्मूला हो गया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये आपको अच्छी तरह से याद करना है क्योंकि ये बार बार यूज़ होने वाला है। देन इफ देयर आर m टर्म्स इन द AP देन am represents the last term which is sometimes also denoted by l। अब अगर हमसे कहा गया है कि किसी AP में मान लीजिए 15 टर्म्स हैं तो ऑब्वियसली जो 15th टर्म होगी वो उस AP की लास्ट टर्म होगी। यही यहाँ पर कहा गया है कि अगर AP में m टर्म्स हैं तो जो mth टर्म होगी वो उस AP की लास्ट टर्म होगी, और लास्ट टर्म को हम इस लेटर स्मॉल l से भी डिनोट करते हैं। इज इट ओके? नेक्स्ट वी विल फाइंड द nth टर्म ऑफ एन AP फ्रॉम द एंड। अभी हमने ये जो nth टर्म की बात की है ये आगे से ली है। फर्स्ट टर्म से हमने nth टर्म को गिना और उसको फाइंड आउट किया इस फॉर्मूले से। अब हम पता कर रहे हैं nth टर्म ऑफ एन AP फ्रॉम द एंड। पीछे से हम कितनी टर्म ले रहे हैं और उसका फॉर्मूला देखिए क्या मिलेगा। इफ l इज द लास्ट टर्म ऑफ एन AP then the nth term from the end is the nth term of an AP where first term is l and the common difference is minus d. And so the nth term from the end will be last term plus n minus 1 into minus d, और ये माइनस यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा प्लस से, और ये हो गया माइनस l माइनस n माइनस 1d। इसको हम एक बार एग्जाम्पल से समझते हैं और फिर वापस आएंगे इस पे। सपोज वी हैव दिस AP, ठीक है। आप देखेंगे यहाँ पर फर्स्ट टर्म है 4 और कॉमन डिफरेंस इज 3। बार बार 3 ऐड करके हमें ये टर्म्स मिलती जा रही हैं। और अब अगर हमें मान लीजिए पूछा है पीछे से 5th टर्म, 1 2 3 4 5, ये हो गई पीछे से 5th टर्म, इसको फाइंड आउट करना है। तो आप देखिए ये भी तो एक AP हो गई। पीछे से अगर हम इसको देखेंगे तो एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ही तो है, और उस केस में ये जो लास्ट टर्म है L 40 ये तो हो जाएगी फर्स्ट टर्म, और आपका कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा? अब ये हो जाएगा -3, क्योंकि अब ये कम होता जा रहा है, नंबर्स कम हो रहे हैं। तो जो यहाँ पर 3 था कॉमन डिफरेंस वो अब क्या हो गया -3, जब हम यहाँ से स्टार्टिंग मानते हुए चल रहे हैं इस तरफ, ठीक है। और फिर हम यहाँ पर वही फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं।
n माइनस वन इंटू, अब की बार क्या हो गया, माइनस डी। हमारा फॉर्मूला क्या होता है nth टर्म का, वो होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब इस केस में a क्या हो गया, फर्स्ट टर्म क्या हो गई, जो थी लास्ट, वो तो हो गई फर्स्ट टर्म, फिर n माइनस वन, और d क्या हो गया, जो पहले d था वो एक्चुअली अब क्या हो गया, माइनस डी हो गया। और अब आप इस माइनस और इस प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा l माइनस एन माइनस वन इंटू डी। तो ये फॉर्मूला है टू गेट द nth टर्म फ्रॉम द एंड। जस्ट हैव अ लुक, if L is the last term of an AP, then nth term from the end is the nth term of the AP where first term is L। अब first term हो गई L, जो कि last term थी वो first term हो गई, और common difference पहले जो D था वो अब हो गया माइनस D, और उससे हमें nth term मिल गई last term प्लस n माइनस वन इंटू माइनस D, और फिर ये माइनस बीच में आ गया L माइनस n माइनस वन इंटू D। I hope you are connecting. So now if we need to find the fifth term from the last here, इस केस में देखते हैं अब कि कैसे हमें fifth term मिल रही है from the end। Let us see from this case how to find the fifth term from the end। देखते हैं, it will be L माइनस एन माइनस वन इंटू डी। L है हमारा 40 माइनस, क्योंकि हम फिफ्थ टर्म देख रहे हैं पीछे से, तो n की वैल्यू हो गई 5 माइनस 1, और d है आपका 3। This will be equal to 40 minus 4 into 3, that is 40 minus 12, and this will be equal to 28, and this is the fifth term from the end। I hope you are connecting कि जब हम पीछे से बात कर रहे हैं तो ये फिर से एक AP हो गई जिसकी फर्स्ट टर्म हो गई अब ये लास्ट वाली टर्म, और हमारा डिफरेंस जो है क्योंकि वो अब रिवर्स हो रहा है तो बीच में हमें दे देगा माइनस, जो कि पहले था प्लस फर्स्ट टर्म से, और लास्ट टर्म से जब हम ले रहे हैं तो हम बीच में लेंगे माइनस। तो बेसिकली हमारा फॉर्मूला सेम है। फर्स्ट टर्म के केस में तो हम प्लस लेते हैं और a होता है फर्स्ट टर्म, और लास्ट टर्म से जब हम nth टर्म ले रहे हैं तो बीच में हम लेते हैं माइनस, और यहाँ पर आती है लास्ट टर्म। बस यही डिफरेंस है, बाकी तो सेम है। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। Now we have one more vision to look at the nth term of an AP from the end. And how to look at it? If there are m terms in an AP, then the nth term from the end will be m minus n plus 1th term from the first term. Let us try to understand with the same example that we took just now. This is the series, the AP, where the first term is 4 and the common difference is 3. अब हम इसी term पर वापस चलते हैं 28. This is the fifth term from the last, और अब हम इसकी काउंटिंग चाहते हैं आगे से, फर्स्ट टर्म से इसकी काउंटिंग क्या है। तो आप देखेंगे इसमें टोटल है 13 टर्म्स, और अब अगर हम 13 में से ये 5 माइनस कर दें और प्लस 1 कर दें तो हमें काउंटिंग मिल जाएगी आगे से। देखिए कितना हो जाएगा, 8 प्लस 1 इक्वल टू 9। तो इसका मतलब ये होनी चाहिए 9th टर्म फ्रॉम द फर्स्ट टर्म। इसको काउंट करते हैं कि क्या ये 9th टर्म है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट्थ एंड 9th। यस, दिस इज द 9th टर्म फ्रॉम द फर्स्ट टर्म। यहाँ से तो ये है 9th टर्म, और पीछे से अगर हम लें तो ये है 5th टर्म। समझ रहे हैं आप? तो कैसे हम पता कर रहे हैं, जितनी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हैं उनमें से हमने पीछे वाली काउंटिंग माइनस करी और फिर प्लस 1 कर दिया। अगर हमारे पास m टर्म्स है टोटल और इसकी काउंटिंग है nth टर्म, तो अब हमें आगे से इसकी काउंटिंग कैसे मिलेगी, m माइनस n प्लस 1। ये हो गई इसी सेम टर्म की काउंटिंग आगे से फ्रॉम द फर्स्ट टर्म, और nth काउंटिंग कहाँ से है, पीछे से। तो यही बात यहाँ बताई हुई है कि इफ़ देयर आर m टर्म्स इन एन AP, देन द nth टर्म फ्रॉम द एंड विल बी m माइनस n प्लस 1th टर्म फ्रॉम द फर्स्ट टर्म। आगे से इसकी काउंटिंग हो जाएगी m माइनस n प्लस 1, और ऐसे केस में फिर से हम वही फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। देखिए, nth टर्म फ्रॉम द एंड इट विल बी m माइनस n प्लस 1th टर्म फ्रॉम द फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म से हम कोई भी टर्म कैसे निकालते हैं, फर्स्ट टर्म प्लस जो उसकी काउंटिंग है माइनस 1 इंटू डी। यही तो तरीका है। और ये काउंटिंग में से जब हम 1 माइनस कर रहे हैं तो 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा और हमें मिलेगा a प्लस m माइनस n इंटू डी। तो ये एक और फॉर्मूला है टू फाइंड द nth टर्म फ्रॉम द एंड। तो दो तरीके से हम पीछे से कोई भी nth टर्म निकाल सकते हैं। एक फॉर्मूला तो ये है जहाँ पर m है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, और एक फॉर्मूला हमारा है ये वाला, और इसी को हम ज़्यादातर यूज़ करेंगे, L माइनस n माइनस 1 इंटू डी।
I hope it is clear. Next we take the arithmetic mean between two numbers. अगर हमें तीन नंबर्स AP में दिए हैं A, B और C, एक arithmetic progression फॉर्म कर रहे हैं, इनके बीच में डिफरेंसेस सेम हैं, तब B को हम कहते हैं arithmetic mean of A and C. A और C का arithmetic mean कहलाती है ये बीच वाली टर्म, और इसको हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म अपॉन 2, A प्लस C अपॉन 2. इस फॉर्मूले से हम बीच वाली टर्म को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके, नाउ वी टेक सम एग्जाम्पल्स फ्रॉम योर बुक. विद द बेसिस ऑफ दिस discussion we can easily do these examples. Example number 3, find the 10th term of the AP 2, 7, 12 and so on. तो यहाँ पर आप देखिए दो मेन फीचर्स होते हैं किसी भी AP के, एक तो फर्स्ट टर्म और एक कॉमन डिफरेंस. तो जब भी हमें कोई AP दी होगी तो सबसे पहला स्टेप हमारा यही रहेगा कि हम A और D फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस को आइडेंटिफाई करें और उनको लिख लें. सो हियर द फर्स्ट टर्म A, it is 2, देखिए आप, and the common difference D, it is equal to A2 minus A1. कैसे मिलता है कॉमन डिफरेंस? दो लगातार आने वाली टर्म्स के डिफरेंस से ही तो कॉमन डिफरेंस मिलता है, और हम इसको लेते हैं A2 माइनस A1. सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करके कॉमन डिफरेंस इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. आप थर्ड में से सेकेंड भी माइनस कर सकते थे. सो दिस विल गिव अस 7 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 5. अब हमसे पूछी है 10th टर्म, ठीक है, टू फाइंड 10th टर्म. और 10th टर्म को हम कैसे डिनोट करते हैं? A10 से, ठीक है, इसको फाइंड आउट करना है. तो सॉल्यूशन लिखते हैं. हियर for 10th term n is equal to 10. ये जो 10th टर्म हमें कौन सी काउंटिंग दे रहा है? n की वैल्यू दे रहा है, जो फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा था an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वो फॉर्मूला पढ़ा था. तो उसमें n क्या बता रहा है हमें? काउंटिंग ऑफ द टर्म. और यहाँ पर हम 10th टर्म बता रहे हैं, पूछ रहे हैं, और यहाँ पर हमें 10th टर्म निकालनी है, तो n की वैल्यू हो जाएगी 10. सो नाउ बाय द फॉर्मूला nth term of an AP is given by an equal to a plus n minus 1 into d. यहाँ पर an यानी A10 हमें निकालना है. a की वैल्यू है 2, देखिए आप, प्लस ये हो जाएगा 10 माइनस 1, और d की जगह हम क्या लेंगे? ये 5. दिस विल बी इक्वल टू 2 प्लस 9 इंटू 5. अब यहाँ पर एक बार यहाँ पे प्लस भी है और ये मल्टीप्लाई भी है, तो फर्स्ट स्टेप हमारा रहेगा मल्टीप्लाई करना, और बाद में हम ऐड करेंगे. तो ये हो जाएगा 2 प्लस 9 5 ज़ा 45 इक्वल टू 47. पहले आप ऐड मत कर दीजिएगा. कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, 9 प्लस 2 11 कर लेते हैं और फिर 5 से मल्टीप्लाई करते हैं और ये 55 आंसर दे देते हैं. ये रॉन्ग है. दिस इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग. First we will multiply and then add. We are following the rule of BODMAS. BODMAS में पहले आपको बताया गया है कि मल्टीप्लाई करना है और बाद में ऐड करना है, इसीलिए हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे और बाद में ऐड करेंगे. तो हमें यहाँ पर मिल रही है 10th टर्म. Hence the 10th term of AP is 47. Okay, I hope it's clear. Next we have one more example. Which term of the AP 21, 18, 15 is minus 81? Also, is any term 0? Give reason for your answer. So first of all, let us write the AP once again. The AP is 21, 18, 15 and so on. और हमसे पूछा है कि क्या इस AP की कोई भी टर्म माइनस 81 है, और ये भी पूछा है कि क्या कोई टर्म 0 है, और दोनों के लिए हमें रीज़न भी बताने हैं. तो पहले जब भी हम AP लिखेंगे, फर्स्ट स्टेप तो रहेगा फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस लिखना. तो वो हम लिख लेते हैं. हियर A, द फर्स्ट टर्म, इट इज़ 21 एंड द कॉमन डिफरेंस D, it is equal to A2 minus A1, that is 18 minus 21. This is equal to minus 3.
फर्स्ट स्टेप ए और डी लिखना है, ये ध्यान रखिएगा। अब हम इस क्वेश्चन पे वापस चलते हैं। विच टर्म ऑफ द AP इज -81। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो अपने आप को आप आंसर दीजिए n की टर्म्स में। विच टर्म इज -81, लेट nth टर्म बी 81। समझ रहे हैं आप? तो आपको अपने आप समझ में आएगा कनेक्शन की हमें क्या फाइंड आउट करना है। क्योंकि हमसे पूछा है विच टर्म, हम मान लेते हैं nth टर्म। तो यहाँ लिख लेंगे लेट द nth टर्म ऑफ AP बी -81। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि nth टर्म को हम an से डिनोट करते हैं, दिस इज इक्वल टू -81। और यहाँ से हमें किसका फॉर्मूला यूज़ करना है अब, nth टर्म वाला, और ये हो जाएगा आपका an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब आपको an पता है -81 है, a पता है 21, d भी पता है -3, n है जो नहीं पता। तो इस इक्वेशन से हम पहले n की वैल्यू निकालेंगे, और n क्या है, उस टर्म की काउंटिंग ही तो है, तो उसी से हमें पता चल जाएगा कि विच टर्म इज -81। इस n की वैल्यू से पता चल जाएगा कि वो वाली टर्म -81 है। ठीक है, लेट अस नाउ प्लेस इन दीज वैल्यूज। an की जगह हम रखेंगे -81, दिस इज इक्वल टू a की जगह हम रख रहे हैं 21, प्लस n की वैल्यू हमें नहीं पता है तो ऐसे ही रखेंगे, d की जगह हम रखेंगे -3। नाउ वी कैन राइट -81, इस 21 को भी हम LHS में ले आते हैं, ये हो जाएगा -21, और यहाँ बचेगा n-1 इंटू -3। ठीक है, नाउ व्हाट विल बी -81 -21, it will be -102, दिस इज इक्वल टू n-1 इंटू -3। यहाँ से ये -3 को डिवीजन में ले आएंगे और ये हो गया इक्वल टू n-1। ठीक है, -3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड में हो गया, माइनस माइनस कैंसिल हो गए, डिवाइडिंग बाय 3 इट विल गो 1 टाइम हियर, 3 3s are 9, 3 4s are 12, तो हमें मिल रहा है n-1 इक्वल टू 34, और n इज इक्वल टू 34 प्लस 1, और n इज इक्वल टू 35। तो ये मिल गई हमें n की वैल्यू। इसका मतलब जो -81 है वो AP की 35th टर्म है। नाउ वी कैन राइट दैट -81 is the 35th term of the AP। ठीक है, तो जो भी हमसे पूछा है उसका आंसर हम देने की कोशिश करेंगे n की टर्म्स में। गोइंग बैक टू द क्वेश्चन, हमसे और क्या पूछा है, ऑल्सो इज एनी टर्म ज़ीरो, क्या कोई टर्म ज़ीरो भी है? तो हम हमेशा आंसर येस मानते हुए चलते हैं, येस वन टर्म इज ज़ीरो। अब पूछेंगे कौन सी टर्म, तो फिर से हम किसकी टर्म्स में आंसर देंगे, n की टर्म्स में। लेट द nth टर्म बी 0, पर n हमने पहले ही मान लिया है, देखिए यहाँ पर -81 के केस में, तो हम कोई और वेरिएबल नाम सोच लेते हैं, m सोच लेते हैं। सो वी टेक द नेक्स्ट पेज टू सॉल्व दिस। लेट mth टर्म ऑफ AP बी 0। तो अब देखते हैं कि m की काउंटिंग क्या मिलती है हमें। फिर से हम वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, am इक्वल टू a प्लस दिस टाइम m-1 इंटू डी, और ये हमारा है इक्वल टू 0। देख रहे हैं आप, am क्या हो गया, mth टर्म, और वो हमने 0 मान ली, तो am इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू हमारी है 21 प्लस m-1 इंटू -3 इक्वल टू 0। यहाँ से 21 को RHS में भेजते हैं हम पहले, ये हो गया -21, m-1 इक्वल टू -21, और ये -3 यहाँ डिवीजन में आ गया, कैंसिल इट ऑफ, इट विल बी 7, m इक्वल टू 7 प्लस 1 हो जाएगा, m इक्वल टू 8। इसका मतलब 0 इज द 8th टर्म ऑफ द AP। गॉट इट, और यही हमसे पूछा था। तो ये ध्यान रखिएगा, जो भी क्वेश्चन पूछा है उसको वेरिएबल n की टर्म्स में अपने आप को हम आंसर देंगे, तो इजीली हम समझ पाएंगे कि कैसे इस क्वेश्चन में प्रोसीड करना है। देन एग्जाम्पल 5, डिटर्मिन द AP हुज थर्ड टर्म इज 5 एंड द 7th टर्म इज 9। हमें AP बतानी है और उसकी हमें दो टर्म्स दी हैं, थर्ड टर्म और 7th टर्म। वैसे तो हम AP कैसे बता पाते हैं, हमें फर्स्ट टर्म चाहिए होती है और फिर कॉमन डिफरेंस चाहिए होता है, जिसे हम बार बार ऐड करके AP बता सकते हैं, पर ना तो यहाँ हमें फर्स्ट टर्म दी गई है और ना ही कॉमन डिफरेंस दिया है। तो पहले जो दिया है
उन्हीं को देखते हैं गिवन। थर्ड टर्म उसको हम लिख सकते हैं A3, इट इज़ इक्वल टू 5 एंड सेवेंथ टर्म इसको हम लिख सकते हैं A7, इट इज़ 9। ये दोनों दिए हैं। अब इन्हीं दोनों से पहले हम A और D की वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे और फिर इजीली AP बना सकते हैं। वी हैव टू फाइंड द AP। ठीक है, सॉल्यूशन, हाउ टू फाइंड इट। हमें जो दिया है, एक तो दिया है A3, ठीक है। A3 को हम कैसे एक्सपैंड कर सकते हैं, किस तरह से इसको लिखेंगे, इसका फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे अगर, तो क्या एक्सपेंशन आएगा आप देखिए, इट शुड बी A + 2D। याद कीजिए यहाँ पर जो नंबर आता है इस काउंटिंग से 1 लेस आता है, अभी हमने डिस्कस किया था। तो A3 हो गया A + 2D और ये हमें इक्वल टू दिया है 5। इसी तरह से A7 को भी लिख सकते हैं, बताइए क्या लिखेंगे। येस, इट विल बी A + 6D, दिस इज इक्वल टू 9। अब हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई, लेट दिस बी इक्वेशन 1 एंड दिस बी इक्वेशन 2। दोनों इक्वेशंस को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे और इजीली हम A और D की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। सो सब्ट्रैक्टिंग, देखिए यहाँ पर A का जो कोएफिशिएंट है दोनों ही केस में 1 है, सेम है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, दोनों पॉजिटिव साइंस है, तो हम चाहते हैं एक नेगेटिव हो जाए और ये कैंसिल हो जाए, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। और सेकेंड इक्वेशन में नंबर्स बड़े हैं तो सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन माइनस करते हैं। सब्ट्रैक्टिंग equation 1 from equation 2, we get A + 6D equal to 9। ये हो गई equation 2। then equation 1 A + 2D equal to 5। सब्ट्रैक्ट करने के लिए साइन चेंज हो जाएंगे सभी टर्म्स के, A - A will be cancelled, 6 - 2 it will be 4D and now 9 - 5 it will be again 4। This gives us D equal to 4/4 equal to 1। So D is equal to 1। अब A की वैल्यू कैसे मिलेगी, D की वैल्यू को इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर देंगे और इजीली हमें मिल जाएगी A की वैल्यू। सो वी सब्सटीट्यूट इट इन इक्वेशन 1। सब्सटीट्यूटिंग D equal to 1 in equation number 1, we get A + D equal to 5। A की जगह हम A ही रखेंगे 2 और D की जगह अब हम रख रहे हैं 1 equal to 5। A + 2 equal to 5, this gives us A equal to 5 - 2 और A equal to 3। A भी मिल गया हमें, D भी मिल गया हमें। अब इजीली हम AP लिख सकते हैं। फर्स्ट टर्म में ऐड करते जाइए कॉमन डिफरेंस को। नाउ द रिक्वायर्ड AP इज फर्स्ट टर्म है 3। अब इसमें ऐड करेंगे 1 क्योंकि कॉमन डिफरेंस है 1, तो 3 + 1 हो जाएगा 4, 4 + 1 5, 5 + 1 6, 6 + 1 7, again 8 and so on। This is the required AP. It's easy. Then we take the next example. Check whether 301 is a term of the list of numbers 5, 11, 17, 23 and so on। तो एक AP दी है, पहला काम फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस लिखना, ये तो बिना सोचे ही लिखना है। So solution here, the first term A is 5 and the common difference D, it is given by A2 - A1, A2 है 11 - 5 it is equal to 6। तो D की वैल्यू मिल गई हमें 6। अब देखिए क्या पूछा है, चेक whether 301 is a term of the list। तो ये पूछा है क्या 301 इस AP की कोई टर्म है। हम मान के चलते हैं कि येस इट इज़, येस मानते हुए चलना है। अब क्वेश्चन आएगा कि कौन से नंबर की टर्म है, तो उसे हम किस टर्म्स में आंसर देंगे, n की टर्म्स में। लेट द nth टर्म ऑफ द AP बी 301। लेट द nth टर्म ऑफ द AP बी 301। देन nth टर्म मतलब an, ये हो गई 301 और इसलिए अब यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं A + n - 1 इंटू D, दिस इज इक्वल टू 301 लिख सकते हैं। A की जगह रिप्लेस कर दीजिए आप 5
प्लस n माइनस 1 इंटू डी की जगह लिख देंगे 6 इक्वल टू 301. नाउ n माइनस 1 इंटू 6 ये तो यही रहने देते हैं और 5 को उधर ले जाएंगे तो 301 माइनस 5 दिस विल बी इक्वल टू 296. और यहाँ पर आप या तो 6 को डिवीजन में ले जाइए और फिर सॉल्व कर लीजिए, या फिर हम 6 को n और माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं. वो मेथड भी आपको आना चाहिए, इसलिए इसको मैं इस तरह से कर रही हूँ. 6 इंटू एन विल बी 6n एंड माइनस 1 इंटू 6 विल बी माइनस 6. यहाँ से 6n इक्वल टू 296 प्लस 6 हो जाएगा. दिस विल बी इक्वल टू 302. देन this 6 will go in division. 6n equal to 302, n equal to 302 upon 6. Now we can divide by 2. 2 15s are 30 and 1 time here we will have 3. 151 divided by 3. Now is this divisible by 3? 5, 6, 7. ये तो 3 से divisible नहीं है. Then what? 151 को डिवाइड करते हैं एक बार 3 से. इट विल गो 5 टाइम्स 15, 0 1 आएगा, 0 टाइम्स 0 एंड 1. सो वी कैन फर्दर राइट इट एज 51 बाय 3. अब आप देखिए n है क्या चीज़ यहाँ पर. n है काउंटिंग उस टर्म की, nth टर्म, 4th टर्म, 5th टर्म, 6th टर्म. तो वो काउंटिंग है. जैसे आपके क्लास में रोल नंबर्स होते हैं तो रोल नंबर कैसे होते हैं? 11 रोल नंबर, 12 रोल नंबर. ऐसे तो नहीं होता कि 11.1 रोल नंबर, 11.3 रोल नंबर. ये तो नहीं होता. फ्रैक्शंस में रोल नंबर नहीं होते हैं. तो यहाँ पर भी क्योंकि ये फ्रैक्शन में आ रहा है, इसका मतलब ये जो टर्म है 301, इस AP में ऐसी कोई टर्म नहीं है जिसकी वैल्यू है 301. और हम लिखेंगे कैसे इसे? सिंस n इज नॉट अ नेचुरल नंबर, therefore 301 is not a term of the AP, of the given AP. समझ में आ रही है आपको बात? अगर ये इसकी कोई टर्म होती तो हमें एक एग्जैक्ट वैल्यू मिलती, पूरा एक नेचुरल नंबर मिलता, एक एग्जैक्ट काउंटिंग मिलती. क्योंकि एग्जैक्ट काउंटिंग नहीं है, इसका मतलब 301 इस AP की कोई टर्म है ही नहीं और इसलिए हमें n की वैल्यू नहीं मिल पा रही है. ओके, नेक्स्ट वी टेक एग्जाम्पल 7. हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3. 2 डिजिट नंबर्स की बात हो रही है और हमसे उनकी काउंटिंग पूछी है कि कितने ऐसे 2 डिजिट नंबर्स हैं जो 3 से डिविजिबल हैं. तो हम जानते हैं कि 2 डिजिट नंबर्स शुरू तो होते हैं 10 से और ख़त्म होते हैं 99 पे. 99 के बाद 100 आता है जो कि है 3 डिजिट नंबर, और 10 से पहले है 9 जो है 1 डिजिट नंबर. तो 2 डिजिट नंबर्स तो यही हुए. अब इनमें से हम लेंगे 3 से डिविजिबल नंबर्स. तो 10 तो नहीं है, 11 भी नहीं है, 12 है. तो 12 से स्टार्टिंग होगी, फिर 12 के बाद 15, फिर 18, फिर 21, इस तरह से चलते जाएंगे. अब लास्ट में भी कौन सा नंबर है जो 3 से डिविजिबल है? तो आप देखेंगे 99, सम करेंगे तो 18, 18 इज डिविजिबल बाय 3, तो 99 भी 3 से डिविजिबल है. तो लास्ट जो टर्म होगी 3 से डिविजिबल वो है 99. तो अब ये हमें मिल जाएगी एक लिस्ट ऑफ नंबर्स और फिर हमें पता करना है कि ये कितने हैं, काउंटिंग में कितनी नंबर्स हैं जो 3 से डिविजिबल हैं. सो वी स्टार्ट द लिस्ट ऑफ 2 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 3. इट इज़ 12, 15, 18, 21 एंड सो ऑन टिल 99. ठीक है. अब देखिए क्या ये एक AP है? ऑब्वियसली आप देखेंगे कि सब में 3 का डिफरेंस आ रहा है क्योंकि 3 से ही तो डिविजिबिलिटी हो रही है सबकी, तो 3 का डिफरेंस आ रहा है. तो यहाँ हम लिख सकते हैं दिस इज एन AP विथ फर्स्ट टर्म A equal to 12 and common difference D equal to how much? 3. 3 का गैप है. देखिए 15 minus 12 is 3, 18 minus 15 is 3. तो ये एक AP है जहाँ पर फर्स्ट टर्म हो गई 12 और कॉमन डिफरेंस हो गया 3. अब हमसे पूछा है कि ऐसी कितनी टर्म्स हैं, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर, ऐसे कितने नंबर्स हैं. तो एक्चुअली हमसे इनकी काउंटिंग ही तो पूछी है और काउंटिंग के लिए हम क्या लेंगे? हमेशा
n को लाएंगे पिक्चर में. लेट अस टेक दैट दीज आर n टर्म्स. ठीक है, लेट n 2-digit numbers be divisible by 3. ठीक है, हम मान लेते हैं कि ये n काउंटिंग है. तो ये तो हो गई फर्स्ट टर्म, ये हो गई सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म. तो अब ये कौन से नंबर की टर्म हुई? क्योंकि n टर्म्स हैं तो ये लास्ट वाली क्या हुई? nth टर्म ही तो हुई. तो यहाँ हम लिखेंगे देन द nth टर्म दैट इज an, इट इज इक्वल टू 99. और यहाँ पर हम अब यूज़ करेंगे nth टर्म वाला फॉर्मूला, और वो क्या है? an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एंड दिस इज इक्वल टू 99 एज पर दिस क्वेश्चन. यहाँ पर a की जगह हम रखेंगे 12 प्लस n माइनस 1. n तो हमें पूछा है तो वो ऐसे ही लिखेंगे. d की जगह हम लिखेंगे 3 इक्वल टू 99. बस अब इसको सॉल्व करना है और n की वैल्यू हमें मिल जाएगी, जिससे हम बता पाएंगे कि कितनी 2-digit नंबर्स हैं जो 3 से डिविजिबल हैं. n माइनस 1 इंटू 3 यहीं रहेगा. 99 माइनस 12 कर देंगे, ये प्लस 12 है, इधर जाके माइनस 12. दिस विल बी 7 and 8 87 and n माइनस 1 इंटू 3. नाउ दिस 3 वी टेक इट इन द RHS और ये चला जाएगा डिवीजन में. दिस विल बी इक्वल टू 29 and this gives us n equal to 29 plus 1 और n is equal to 30. इसका मतलब कितने 2-digit numbers हैं जो 3 से divisible हैं? वो हैं काउंटिंग में 30. So we write here, hence there are 30 2-digit numbers divisible by 3. Okay, next one more example is there. Find the 11th term from the last term of the AP. Now we need to find the 11th term from the last. और अब हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे? हमारी AP है 10, 7, 4 और लास्ट में है -62. तो पहले तो हम लिख लेते हैं जो भी हमें पता करना है. फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस, और इस केस में लास्ट टर्म भी लिखनी होगी. सो हियर फर्स्ट टर्म इट इज 10, लास्ट टर्म इज -62 and the common difference D, it is A2 minus A1, that is 7 minus 10 equal to -3. Now nth term from the last term, it is given as L माइनस n माइनस 1 इंटू डी. अभी हमने फॉर्मूला डिस्कस किया था. तो अब हमसे पूछा है 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म, तो वो कैसे निकलेगा? 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म, इट विल बी इक्वल टू L की जगह हम लिखेंगे -62 माइनस, अब क्योंकि हम यहाँ पर 11th टर्म निकाल रहे हैं तो n की जगह क्या आ जाएगा? 11 आ जाएगा. सो दिस विल बी 11 माइनस 1 और d की जगह हम लिखेंगे -3. दिस विल बी इक्वल टू -62 माइनस 10 इंटू -3. दिस विल बी इक्वल टू -62 और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 10 इंटू 3 विल बी 30. दिस विल बी -32 एंड दिस इज द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म. पीछे से 11th टर्म है -32. इसी क्वेश्चन को आप एक और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं. सोचिए आप, another method to solve this question. Let us take the question once again. The AP was 10, 7 and so on -62. Let the number of terms be m. In this case, then the mth term ये हो जाएगी आपकी -62. टोटल हमने मान ली कि m टर्म्स हैं, तो अब ये जो लास्ट टर्म हो गई ये m नंबर की तो हुई, तो am लिख सकते हैं हम इसको. ये हो गई -62. a आपको पता ही है 10 है और d आपको पता ही है -3 है. और अब m कितना है ये हमें पता करना है. तो यहाँ हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं am इक्वल टू a प्लस m माइनस 1 इंटू डी. इससे हमें मिल जाएगा यहाँ पर -62, a है 10
प्लस m माइनस 1 इंटू डी इज़ -3। यहाँ से ये 10 यहाँ जाएगा, -62 -10 हो गया, m माइनस 1 इंटू -3, दिस विल बी -72 और -3 को हम यहाँ डिवीजन में ले आएंगे तो हमें ये एक्सप्रेशन मिलेगा, माइनस माइनस कैंसिल, 3 2s are 6 and 4s are 12. So m minus 1 is equal to 24. This gives us m equal to 25. तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई? इस AP की टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है 25. टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, this is equal to 25. Now the 11th term, first we take the nth term. Nth term from last, it is connected with the first term in this way. जिसकी पीछे से nth term है, nth काउंटिंग है, वो आगे से उसकी काउंटिंग कितनी होगी, वो कैसे मिलेगा? m minus n plus 1th term from the first term. अभी हमने डिस्कस किया था, उसी को यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। जिसकी काउंटिंग पीछे से nth टर्म है, उसी की फर्स्ट टर्म से आगे से कितनी काउंटिंग मिलेगी हमें? m माइनस एन प्लस 1th टर्म। और यहाँ पर देखिए m कितना है? 25, n है आपका 11, क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं 11th टर्म की। 11th टर्म फ्रॉम लास्ट, ये क्या हो जाएगा? 25 माइनस 11 प्लस 1th टर्म फ्रॉम फर्स्ट टर्म, आगे से, ठीक है। और ये हो गया आपका 25 माइनस 11, इट विल बी 14 प्लस 1, 15th टर्म फ्रॉम द फर्स्ट टर्म, ठीक है। क्लियर है आपको? दिस विल बी 5 माइनस 1 4 एंड 1 14 प्लस 1 15th टर्म फ्रॉम द फर्स्ट टर्म। अब 15th टर्म कैसे लिखते हैं? हम ये बता सकते हैं कि 15th टर्म विल बी a प्लस 14d। a की वैल्यू है 10 प्लस 14 इंटू -3, दिस विल बी 10 माइनस 14 इंटू -3, इट विल बी -42, दिस इज इक्वल टू -32। तो ये हो गई 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट। ये सेम आंसर है जो हमने यहाँ पर निकाला था। तो दो तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, या तो आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज़ कर लीजिए और उससे आपको लास्ट टर्म से जो पूछा है वो मिल जाएगा, या फिर पहले आप टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पता कीजिए। जैसे अभी हमने यहाँ पर टोटल टर्म्स मान ली m और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पता करी 25 है, और फिर हमने जो काउंटिंग उसकी पीछे से है उसी के हिसाब से आगे से काउंटिंग ली और फिर आगे से हमने इस टर्म को फाइंड आउट किया, ठीक है। तो या तो हम पीछे से उस तक पहुँचे या हम आगे से वहाँ तक पहुँचे, पहुँचना तो है ही। नेक्स्ट वी टेक एग्जाम्पल नंबर 9। A sum of rupees 1000 is invested at 8% simple interest per year. Calculate the interest at the end of each year. यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है 8% पे, और ये हमें प्रिंसिपल अमाउंट दिया है जिसको हम इन्वेस्ट कर रहे हैं स्टार्टिंग में, वो है प्रिंसिपल अमाउंट और ये है 1000 रुपीज़। डू दीज इंटरेस्ट फॉर्म एन AP? इफ सो फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 years मेकिंग यूज ऑफ दिस फैक्ट। तो ये जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसको इन्वेस्ट किया है 8% इंटरेस्ट रेट पर, तो हमसे पूछा है कि पर ईयर आप इंटरेस्ट कैलकुलेट कीजिए और फिर बताइए कि जो लगातार आने वाले ईयर्स के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है उनसे जो नंबर्स मिल रहे हैं क्या वो एक AP फॉर्म कर रहे हैं या नहीं। डू दीज इंटरेस्ट फॉर्म एन AP? और अगर वो AP फॉर्म कर रहे हैं तो हमें 30 ईयर्स के बाद कितना इंटरेस्ट मिलेगा ये पूछा गया है, ठीक है। तो एक्चुअली यहाँ पर आप देखेंगे कि जब हम फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट निकालेंगे, सेकेंड ईयर का निकालेंगे, थर्ड ईयर का निकालेंगे तो कुछ नंबर्स मिलेंगे हमें, और आप देखेंगे कि वो एक AP फॉर्म कर रहे हैं। तो जब 30 ईयर्स के बाद हमें कितना इंटरेस्ट मिलेगा ये पूछा है, तो एक्चुअली हमसे उस AP का 30th टर्म पूछा है, 30th टर्म, और वी कैन से इट एज A30, ये पूछिए। तो पहले AP बनाते हैं इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग, इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, और हमें पता है कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, इट इज़ P इंटू R इंटू T अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। लेट अस सी द फॉर्मूला टू कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट इज गिवन बाय principal into rate into time upon 100.
सो द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, ये कैसे मिलेगा हमें? प्रिंसिपल है हमारा 1000 रुपीज़, रेट है 8 और टाइम है 1 ईयर अपॉन 100. कैंसिल दीज टू zeros, इट विल बी ₹80. देन द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, ये कैसे मिलेगा? फिर से प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, अब हो गया 2 years अपॉन 100. कैंसिल दीज टू zeros, इट इज़ 8 2 16 एंड इंटू 10 इट विल बी ₹160. इसी तरह से इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर, वो कैसे मिलेगा? प्रिंसिपल इंटू रेट विच इज़ 8% और टाइम हो गया 3 years अपॉन 100. कैंसिल दीज टू zeros, 3 8 24 एंड 1 0, इट विल बी ₹240. इसी तरह से फोर्थ ईयर के एंड में, फिफ्थ ईयर के एंड में, सिक्स्थ ईयर के एंड में हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं. और जब हम इनको अरेंज करें तो देखिए हमें इस तरह से मिलेगा. द इंटरेस्ट इन रुपीज़ एट द एंड ऑफ द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ईयर्स respectively, these are 80, 160, 240 and so on. And now you will see that this is forming an AP. देखिए इनमें कितने का डिफरेंस है. Here first term A is 80 and A2 minus A1, it is 160 minus 80, that is 80. A3 minus A2, देखिए 240 minus 160, ये भी आपको मिल रहा है 80. So actually it is forming an AP. This implies this is an AP with common difference D equal to 80. और फर्स्ट टर्म तो 80 है ही, कॉमन डिफरेंस भी 80 है. अब क्योंकि हमसे पूछा है इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 years, तो इसका मतलब हमें फाइंड आउट करना है 30th टर्म ऑफ दिस AP विच इज A30. सो वी राइट हियर the nth term is given as an equal to a plus n minus 1 into d. और अब हमें निकालनी है 30th टर्म, तो n की वैल्यू क्या हो गई? 30 हो गई. सो इट विल बी a is 80 plus 30 minus 1 and d is again 80. This will be 80 plus this will be 29 into 80. 80 plus पहले मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान रखिएगा. 8 9 72, 7 कैरेट, 8 2 16 and 7 it will be 23 and 0. So now on adding we will get it as, let me remove this. This is equal to 0 at the end. Then 8 and 2 it will be 10, 1 carried it will be 4 and 2. So it will be ₹2,400. Getting it? So after 30 years how much interest will be paid? It will be ₹2,400. We can write it here. Hence the interest at the end of 30th year is equal to ₹2,400. तो स्टेटमेंट में भी हम आंसर लिखेंगे लास्ट में. नेक्स्ट वी टेक एग्जाम्पल 10. In a flower bed there are 23 rose plants in the first row, 21 in the second, 19 in the third and so on. There are 5 rose plants in the last row. How many rows are there in the flower bed? यहाँ पर रोज़ प्लांट्स की बात हो रही है और फ्लावर बेड की बात हो रही है. फ्लावर बेड आप क्यारी को ले सकते हैं, जो फूलों की क्यारियाँ होती हैं, उसी की बात हो रही है. तो फर्स्ट रो में है 23 रोज प्लांट्स, फिर है आपके सेकेंड रो में 21 रोज प्लांट्स, इसके बाद 19 रोज प्लांट्स. ऐसे अरेंज करते 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 लास्ट रो में है सिर्फ 5 रोज प्लांट्स. तो आप देखेंगे कि जब हम इन नंबर्स को देखें तो एक AP मिल रही है हमें, और यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस है वो नेगेटिव होगा क्योंकि यहाँ पे नंबर्स कम हो रहे हैं. तो अब हमें इसमें पूछा है हाउ मेनी रोज आर देयर इन द फ्लावर बेड. तो जो भी हमसे पूछा है उसे हम किस टर्म्स में आंसर देंगे? n की टर्म्स में. हाउ मेनी रोज आर देयर? n रोज आर देयर. और उससे हम इजीली आंसर तक पहुँच जाएंगे. लिखते हैं, कैसे लिखेंगे हम? द नंबर ऑफ रोज प्लांट्स इन द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड रोज आर 23, then 21, then 19 and in the end we have 5. So now here
it is an AP with first term A equal to 23 and D equal to 21 minus 23 equal to -2. फर्स्ट टर्म तो हो गई 23 और कॉमन डिफरेंस हो गया -2. आप देखिए 2 माइनस करते जाएंगे और अगली से अगली टर्म्स हमको मिलती जा रही हैं. तो ये एक AP है. अब हमसे पूछा है हाउ मेनी रोज आर देयर इन द फ्लावर बेड, तो हम उसको मानकर चलते हैं कि n रोज आर देयर. लेट द नंबर ऑफ रोज in the flower bed be n. ठीक है, तो अब क्योंकि n रोज हैं तो nth रो में कितने रोज प्लांट्स हैं बताइए आप. ये फर्स्ट रो हो गई, ये सेकंड रो हो गई, ये थर्ड रो हो गई, तो ये nth रो हो गई ना आपकी. और इसका मतलब ये जो 5 है ये है nth टर्म, जो कि हम कह सकते हैं an. ठीक है, so we can write here this means that an is equal to 5. This means that a plus n minus 1 into d is equal to 5. और यहाँ पर हमें n तो पता नहीं है कि कौन से नंबर की ये रो है, तो वही तो पता करना है. इसलिए यहाँ पर अब हम n की जगह तो n ही रखेंगे, -1 भी ठीक है. a की जगह हम रख देंगे 23 और d की जगह आ जाएगा -2. This is equal to 5. Now we need to solve it. This will be n minus 1 into -2 और यहाँ से हमें मिल जाएगा 5 minus 23. This will be n minus 1 into -2 and this will be -18. This gives us n minus 1 equal to -18 upon -2. ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे. This will be equal to 9 and this gives us n equal to 9 plus 1 equal to 10. इसका मतलब कितनी रोज हुई फ्लावर बेड में? This implies there are 10 rows in the flower bed. So I hope it is clear. So today we learned how to find the nth term of an AP and also we did some applications of it. I hope everything is clear to you, and with the help of this you can now easily solve the questions from exercise 5.2. Before we take it in our next video, you should try to do those questions once on your own. Okay? Then goodbye.